नमस्कार साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं जीएलसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर चल रहे हैं और आज का जो डिसऑर्डर है वो है पॉलीलिथियासिस। सबसे पहले इस जानने की पॉलीलिथियासिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन होती है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इनटू द gallbladder is known as पॉलीलिथियासिस। क्या मतलब है, कहां पर स्टोन हो जाना, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन हो जाए उसे क्या कहेंगे, पॉलीलिथियासिस कहेंगे। और सबसे पहले गॉल ब्लैडर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये लीवर है। लीवर और गॉल ब्लैडर के बारे में हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। पूरी जानकारी इसके बारे में हमने डिस्कस की थी। थोड़ा सा जान लेते हैं। जो अपना गॉल ब्लैडर होता है वो राइट साइड यानी लीवर का जो राइट लोब होता है उसके पोस्टीरियर सरफेस से चिपका हुआ और नीचे की ओर हैंगिंग करते हुआ एक स्ट्रक्चर होती है, इसे कहते हैं अपन गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर से पर्टिकुलर एक डक्ट निकली होती है जिसके अंदर से इसके अंदर का सारा बाइल निकलता है, जिसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट। और राइट और लेफ्ट लीवर से निकलने वाली, दोनों लोब से निकलने वाली पर्टिकुलर डक्ट का नाम है राइट हिपैटिक डक्ट। ये हो गई लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। और दोनों जब मिलती हैं ये बनाती है कॉमन हिपैटिक डक्ट। और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट में जब सिस्टिक डक्ट मिलती है तो ये बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। और इसी कॉमन बाइल डक्ट में अगर ये पैनक्रियाज आकर यानी पैनक्रियाटिक डक्ट आकर मिलती है तो इस डक्ट को अब क्या कहते हैं, कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं, कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ पर खुलेगी, ड्यूडेनम में खुलेगी। कहाँ पर खुलेगी, ये ड्यूडेनम है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर खुलती है। और यहाँ पर एक स्फिंक्टर पाया जाता है, स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या नाम है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इसको हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर। और लिवर से निकलने वाला जो जूस है उसे कहते हैं बाइल। और बाइल का ही यहाँ पर स्टोरेज यानी गॉल ब्लैडर के अंदर क्या होता है, बाइल का स्टोरेज होता है। और कितना अमाउंट होता है, 50 to 70 ml, 50 से 70 ml बाइल का स्टोरेज बाइल या यहाँ पर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोरेज होता है। और जो बाइल होता है, बाइल का काम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया जाए तो बाइल जूस जो कि लिवर से निकलने वाला एंजाइम है, या यहाँ पर सिंथेसिस किया जाता है। सिंथेसिस करने के बाद कुछ अमाउंट कहाँ पर स्टोरेज होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोरेज होता है। अगर यहीं पर स्टोन का फॉर्मेशन हो जाए तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, पॉलीलिथियासिस कहते हैं। बाइल का काम होता है मोस्टली इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। नेक्स्ट बात करें, इसका काम होता है सिक्रेशन ऑफ बाइल पिगमेंट को निकालने का काम करता है। जैसे बिल्वर्डिन होते हैं, ये निकालने का काम करता है। जब हिमोलाइटिक या हिमोलाइसिस होता है उस टाइम पर जो आरबीसी का जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे क्या कहते हैं, बिल्रुबिन किसके साथ बॉडी से बाहर निकलता है, ये बाइल से होकर किसमें जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद यूरोबिलिनोजन और स्टर्कोबिलिनोजन से वो स्टूल के थ्रू और यूरिन के थ्रू वो बाहर जाता है। तो यहाँ पर सिक्रेशन ऑफ बाइल पिगमेंट। नेक्स्ट, सिक्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल का भी सिक्रेशन यहाँ से किया जाता है, यहाँ से निकाल करके जीआरटी में लाया जाता है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो बॉडी बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट बात की जाए तो ये जो होते हैं हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E, K। इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, ये क्या होते हैं, पर्टिकुलर इसके काम होते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये तो हो गई नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस किया हमने। और इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, साइलेंट स्टोन। बिकॉज 60% पेशेंट के अंदर पेन नहीं होता है, यानी 60% पेशेंट के अंदर स्टार्टिंग में नो पेन, इसीलिए क्या कह रहे हैं, इसे साइलेंट स्टोन कह रहे हैं। किसको, पॉलीलिथियासिस को। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप की।
टाइप ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन कितने प्रकार से होते हैं? सबसे पहले यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल स्टोन, कोलेस्ट्रॉल स्टोन। दूसरा यहाँ पर होता है कैल्शियम स्टोन, कैल्शियम। नेक्स्ट होता है मिक्स। यहाँ पर 3 प्रकार से गॉल ब्लैडर के स्टोन पाए जाते हैं। पहले इसकी बात की जाए कोलेस्ट्रॉल स्टोन की, क्या होता है? इट इज मोस्ट कॉमन, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। और दूसरा ये कितने परसेंट होता है? मोस्ट कॉमन है, ये मोस्टली लगभग 80% केस में क्या पाया जाता है? अगर कॉलीलिथियासिस है तो उसमें कोलेस्ट्रॉल का स्टोन 80% पाया जाता है। और इसकी बात करें तो इसका जो कलर होता है येलोइश होता है, येलोइश कलर। इसलिए ये एक्सरे इट इज नॉट विजिबल, यानी येलोइश कलर होने के कारण, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल का है, इसीलिए इसका जो डायग्नोस्टिक करेंगे या एक्सरे यूएसजी करेंगे तो इसके अंदर दिखाई नहीं देगा, यानी जो कोलेस्ट्रॉल का स्टोन होगा नहीं दिखाई देगा। एक्सरे यूएसजी कैन नॉट कंफर्म अबाउट द कोलेस्ट्रॉल स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन को ये कंफर्म यूएसजी या एक्सरे द्वारा कंफर्म नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करें कैल्शियम स्टोन। जो कैल्शियम स्टोन है, कैल्शियम का जो यहाँ पर कॉलीलिथियासिस कैल्शियम से हुआ है, तो उसमें क्या होगा? इट इज सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज। क्या ये सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है। और इसकी बात करें तो जो कैल्शियम है इसका कलर कैसा होता है? जो इसका स्टोन का फॉर्मेशन होता है ये होता है ब्राउन एंड ब्लैक, ब्राउन ब्लैक होता है। और एक्सरे और यूएसजी से आराम से विजुअल है, ये यहाँ पर आराम से देखा जा सकता है, इजीली इसको फाइंड आउट किया जा सकता है एक्सरे और यूएसजी के द्वारा। अब यहाँ पर जो मिक्स्ड है ये रेयरेस्ट है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो ये सिर्फ 5% पाया जाता है। मिक्स्ड है, ये कोलेस्ट्रॉल का भी हो सकता है या दोनों कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम का दोनों हो सकता है। ये मिक्स्ड स्टोन के अंदर ये हो गया। ये हो गया अपना टाइप ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। और यहाँ पर देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन फॉर्मेशन। गॉल ब्लैडर स्टोन की फॉर्मेशन का ये मैकेनिज्म कैसा है? सबसे पहले क्या होता है? गॉल ब्लैडर स्टेसिस ऑफ, यहाँ पर स्टेसिस ऑफ बाइल इन गॉल ब्लैडर। क्या होगा? बाइल का स्टेसिस होगा गॉल ब्लैडर के अंदर। जब इसका स्टेसिस होगा तो जो आउटफ्लो है डिक्रीज आउटफ्लो ऑफ बाइल फ्रॉम कहाँ से? गॉल ब्लैडर से क्या होगा? आउटफ्लो कम हो जाएगा। जब आउटफ्लो कम हो जाएगा तो इसके अंदर पर्टिकुलर कोलेस्ट्रॉल का लेवल किस में रहता है? यानी बाइल के अंदर अगर बात की जाए तो अभी यहाँ पर डिस्कस किया था, जो बाइल होता है इसके साथ कोलेस्ट्रॉल का भी इसके अंदर सिक्रेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल इसमें मिला रहता है, ये बाहर इंटेस्टाइन की ओर जाता है। तो यहाँ पर जो होगा स्टेसिस, बाइल स्टेसिस गॉल ब्लैडर के अंदर होने के कारण यहाँ पर फॉर्मेशन होगा कॉलीलिथियासिस। क्या होगा? कॉलीलिथियासिस फॉर्मेशन। कॉलीलिथियासिस का फॉर्मेशन होगा। जब कॉलीलिथियासिस का फॉर्मेशन होगा मे भी जो स्टोन के बगल के जो टिश्यूज हैं, जो इंटरनल म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसका रप्चर हो सकती है, उसका लीजन हो सकता है, वो इंजर्ड हो सकती है। जब इंजर्ड हो जाएगी तो पर्टिकुलर वहां पर इंफेक्शन हो जाएगा, तो उस इंफेक्शन को क्या बोल रहे हैं? पॉलीसिस्टाइटिस। इसको क्या बोल रहे हैं? पॉलीसिस्टाइटिस बोल रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले स्टार्टिंग से बात की जाए स्टेसिस ऑफ बाइल इन द गॉल ब्लैडर के अंदर अगर बाइल का स्टेसिस हो जाएगा तो स्टेसिस होने के कारण जो उसमें से निकलने वाला बाइल है वो कम हो जाएगा। कहने का मतलब उसमें स्टेसिस है और कम निकल पा रहा है, तो क्या होगा? उसके अंदर पर्टिकुलर कोलेस्ट्रॉल, यानी बाइल के अंदर पर्टिकुलर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल होने के कारण
उसमें क्या होगा, कोलीलिथियासिस उसमें बन जाएगा, यानी स्टोन फॉर्मेशन इन द गॉल ब्लैडर हो जाएगा। जब गॉल ब्लैडर का उसके अंदर फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या होगा, आगे स्टोन के चारों ओर की जो इंटरनल लाइनिंग है, कह सकते हैं जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या जो सीएस मेम्ब्रेन है, वहां के बगल बगल क्या हो जाएगा, लीजन हो सकता है, वहां की क्या कहते हैं कुछ इंजर्ड टिश्यू हो सकते हैं, तो वहां पर क्या होगा, पर्टिकुलर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कोलिसिस्टाटिस कर रहे हैं। अगर यही चीज अगर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, ये स्टेसिस हो जाए कहां पर, अगर यही स्टेसिस हो जाए कि कॉमन बाइल डक्ट के अंदर, ये कॉमन बाइल डक्ट है, अगर यहाँ पर स्टेसिस हो जाए, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पर गॉल ब्लैडर का फॉर्मेशन होगा, कोलिलिथियासिस, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द कॉमन बाइल डक्ट इज नोन एज कोलिलिथियासिस। अगर ये कॉज होगा, उसके बाद जो आसपास के टिश्यू है जहां पर ये स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है, अगर आसपास के टिश्यू इंजर्ड होते हैं, वहां पर लीजन बनता है, उसके कारण इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होने वाली कंडीशन कॉमन बाइल डक्ट के अंदर क्या कहलाएगी, कोलिंजाइटिस। ये हो गया मैकेनिज्म, किस तरह से गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन होगा, कैसे वहां पर इन्फेक्शन होगा या उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होने के चांस कैसे रहेंगे, उसके बारे में हमने मैकेनिज्म देख लिया। इसी तरह नॉर्मली गॉल ब्लैडर का स्टोन बनता है या आगे किस तरह स्टोन बनता है, कैसे इन्फ्लेमेशन होता है, इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कारण के बारे में। क्या कारण है जो कोलिलिथियासिस कॉज करता है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो कोलिलिथियासिस कराते हैं। सबसे पहले जो कॉज है, कॉज में पहला कॉज है डिक्रीज अमाउंट ऑफ बाइल सिक्रेशन। अगर जो निकलने वाला बाइल है उसकी मात्रा कम रहेगी, अमाउंट उसका कम रहेगा, तो उसके अंदर भी यहाँ पर, यानी कहने का मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मान लीजिए पर डे कितना बढ़ता है, 500 to 800। अगर इसकी मात्रा 200 हो जाए तो यहाँ पर निकलने वाला जो बाइल होगा वो कम हो जाएगा, और यहाँ पर अगर कम रहेगा तो धीरे धीरे आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेसिस होने की चांसेस ज्यादा है यहाँ पर, तो इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, इसकी संभावना या कोलिलिथियासिस होने की संभावना ज्यादा होगी। अगर इंक्रीज लेवल ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लेवल की ज्यादा, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल की मात्रा अगर ब्लड में ज्यादा रहेगी तो उसके कारण भी हो सकता है कोलिलिथियासिस होने की चांस ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल अपने ब्लड के अंदर रहेगा तो क्या होगा, वो कहां पर आएगा, लिवर में आएगा। लिवर में आने के बाद उसका एक्सक्रीशन किया जाएगा। एक्सक्रीशन करने के लिए सबसे पहले कहा जाएगा, वो कोलेस्ट्रॉल कहां पर आएगा, सबसे पहले आएगा बाइल में। बाइल में लिवर से निकलेगा और उसके बाद एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी सिस्टम के अंदर आएगा, उसके अंदर ही इन्वॉल्व करता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर आएगा, गॉल ब्लैडर के अंदर आएगा तो यहाँ पर हमने देखा था, या जो बाइल है, बाइल में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, अगर इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, जो बाइल है, बाइल का सुपर सेचुरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपर सेचुरेशन। जब सुपर सेचुरेशन हो जाएगा, या कह सकते हैं इसको थिक हो जाएगा, जब सुपर सेचुरेशन हो जाएगा, थिक हो जाएगा, तो यहाँ पर स्टेसिस होने की संभावना ज्यादा है। जब इसके अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टेसिस होने की संभावना ज्यादा है तो गॉल ब्लैडर के स्टोन होने की भी संभावना, या कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने की भी संभावना इसके अंदर ज्यादा है। इसलिए हमने यहाँ पर देखा इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। दूसरी बात करते हैं, ये हो गए कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर है। ये तो कारण हो गए रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर के अंदर सबसे पहले यहां पर देखेंगे प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी। क्या होगा प्रेगनेंसी के अंदर, अगर प्रेगनेंसी हार्मोन्स की बात की जाए तो वो क्या क्या होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को रेगुलेट करते हैं। अगर इस या प्रेगनेंसी में रहते हैं तो ये क्या करते हैं, इनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्शन, इनडायरेक्ट एक्शन ऑन कोलेस्ट्रॉल। इसका इनडायरेक्ट एक्शन कोलेस्ट्रॉल पर होता है। ये क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। ये कैसे कम करता है,
ये क्या करता है, ये जितने भी एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल किसमें होता है, ब्लड में होता है, वो ले जा करके लिवर में छोड़ देता है। जब लिवर में छोड़ देता है तो क्या करता है, लिवर रखे नहीं रहता है, उसको क्या करता है, उसको बॉडी से एक्सक्रीट करवा देता है, उसको बॉडी से बाहर कर देता है। तो क्या करता है, लिवर में आ गया सारा कोलेस्ट्रॉल। इन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ने क्या किया, जब ज्यादा था या कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब ब्लड में ज्यादा था तो उसको किसमें ट्रांसफर कर दिया, लिवर में ट्रांसफर कर दिया। लिवर में ट्रांसफर करने के बाद ये किसमें जाएगा, ये फिर से लिवर भेजेगा बाइल के अंदर, बाइल के अंदर आएगा तो फिर से क्या होगा, सुपर सैचुरेशन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, उनके अंदर भी या उसके अंदर भी चांस रहते हैं गॉल स्टोन होने की, गॉल ब्लैडर के स्टोन होने की। तो ये हो गया प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कारण गॉल ब्लैडर स्टोन होने की संभावना ज्यादा है। नेक्स्ट बात करें जो इसका रिस्क फैक्टर है, females are more prone than male। जो पॉलीलिथियासिस है इसमें जो फीमेल होती हैं ज्यादा ये सफर करती हैं और मेल इसमें कम करते हैं। हमने देखा यहाँ पर क्यों करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होने के कारण मोस्टली प्रेगनेंसी में। और मेल क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि इनके अंदर ये हार्मोन्स नहीं होते हैं। जब ये हार्मोन्स नहीं होते हैं मोस्टली यहाँ पर देखा जाए तो जो एमआई है या कार्डियक प्रॉब्लम है, कार्डियक प्रॉब्लम किसमें ज्यादा होती है, मेल में होती है। और जो ये पॉलीलिथियासिस है, पॉलीलिथियासिस वाली प्रॉब्लम किसमें होती है, ये फीमेल में होती है। यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि एमआई या कार्डियक संबंधित प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसमें हर समय ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है। जब ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा तो एमआई या कार्डियक की मोस्टली कोई भी प्रॉब्लम जनरेट जल्दी से नहीं होगी। यहाँ पर हमने इसके बारे में देखा। नेक्स्ट बात करते हैं, सडन लूजिंग द वेट। अगर अचानक से कोई वेट कम करा रहा है या कम करने की कोशिश कर रहा है तो क्या होगा, उसके अंदर क्या होता है, मोस्टली उसके अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है। अगर किसी व्यक्ति का जो वजन है वो 110 किलो है, वो तुरंत या अचानक वो क्या कर रहा है, अपना वेट कम करा रहा है, वेट कम कराने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा, उस टाइम जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो किस में जाएगा, वो लिवर में जाएगा। जब लिवर में जाएगा तो वो बाहर निकलने के लिए किस में आएगा, सबसे पहले बाइल में आएगा। जब बाइल में आ जाएगा तो जो बाइल का नेचर है या कह सकते हैं जो उसकी थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा थिक हो जाएगा या सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। सुपर सैचुरेटेड होने के कारण किस में आ जाएगा, किस में जम जाएगा, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल का जो नेचर होता है वो होता है एड्रेसिव नेचर होता है। एड्रेसिव नेचर होने के कारण अगर सुपर सैचुरेटेड बाइल का हो जाएगा तो किसमें आकर जम जाएगा, वो आकर के क्या कहते हैं, स्टेसिस हो जाएगा, गॉल ब्लैडर के अंदर हो जाएगा, जिससे फिर गॉल ब्लैडर स्टोन होने की संभावना, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होने के कारण इसमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो ये हो गया सडन अगर कोई वेट लॉस कर रहा है। नेक्स्ट हाई फैटी डाइट। हाई फैटी डाइट का मतलब होता है इंक्रीज लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। अगर कोई व्यक्ति अगर ज्यादा फैटी डाइट का यूज कर रहा है या उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है तो मे भी इसके चांस ज्यादा हो सकते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल ये सब क्या कर रहे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाने के रिस्क फैक्टर हैं या इससे मोस्टली ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। नेक्स्ट बात करें इसमें इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन या हीमोलाइटिक डिसऑर्डर में जैसे ब्लड का आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ, हीमोलाइसिस हुआ। हीमोलाइसिस के दौरान जो वेस्ट निकलता है, आरबीसी का जो वेस्ट होता है उसे बाइल पिगमेंट कहते हैं या कह सकते हैं उसे बिलिरुबिन। और बिलिरुबिन क्या करता है, बिलिरुबिन कैसे निकलता है, ये बाइल पिगमेंट है, बाइल पिगमेंट बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन ये क्या करते हैं, ये कैसे निकलता है, ये लिवर के अंदर आता है। इसके पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था। जब स्प्लीन में ब्रेकडाउन किसका होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन इसका कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। जब स्प्लीन में इसका डिस्ट्रक्शन हुआ तो यहाँ से एल्बुमिन उठा करके किसमें ले गया, लिवर में ले गया। अब लिवर में लेकर गया वहां पर इनडायरेक्ट को डायरेक्ट बिलिरुबिन बना दिया। अब ये बाइल के अंदर सीक्रेट होते हैं। अगर ज्यादा अमाउंट बिलिरुबिन का इसके अंदर हर समय कंटिन्यू निकलता रहेगा तो क्या होगा, इसके अंदर भी मोस्टली यहाँ पर जमने की संभावना ज्यादा है और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन की संभावना ज्यादा है। तो ये हो गया हीमोलाइटिक डिसऑर्डर में।
यहाँ पर हमने रिस्क फैक्टर में बात कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं क्या समस्या देखने को मिलेगी, यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर कोई पेशेंट के अंदर, किसी पेशेंट के अंदर कोलीलिथियासिस हुआ है, सबसे पहले उसको पेन होगा, पेन वो भी मॉडरेट टू सीवियर, मॉडरेट टू सीवियर। अगर ये कंडीशन स्टार्टिंग की रहेगी तो इसमें कोई पेन नहीं होगा, ये मॉडरेट टू सीवियर पेन की नेचर होगी। नेक्स्ट रेफरल पेन, रेफरल पेन, पेन कैसे रेफर होगा, ये राइट अपर क्वाड्रेंट से पेन रेफर होकर के कहा जाएगा राइट शोल्डर, राइट शोल्डर इसके अगला तक जाएगा। तो ये क्या होगा इसका। और नेक्स्ट बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर देखने को बोला इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन, इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन, और पेशेंट को देखने का मिलेगा यहाँ पर एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये देखने को मिलेगी। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग देखने को पेशेंट के अंदर मिलेगी। ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसी के अंदर क्या होगा। सबसे पहले पेन होगा, मॉडरेट टू सीवियर पेन की नेचर होगी। रेफ्रेंट पेन होगा, इसमें राइट अपर क्वाड्रेंट, जो हिपैटिक रीजन होता है, हिपैटिक रीजन का मतलब राइट अपर क्वाड्रेंट जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, लीवर सैचुरेटेड होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसी के नीचे क्या लटका हुआ है, यहाँ पर हैंगिंग करता हुआ एक पोर्शन होता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, गॉलब्लैडर। तो यहाँ पर अगर पेन होगा तो यहाँ से रेफर होकर राइट शोल्डर में जाएगा या स्केपुला तक ये पेन जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट हो गया इंक्रीज लेवल ऑफ बिलिरुबिन। इसमें क्या होगा, लेवल इसमें डायरेक्ट का, अगर इसमें पूछा जाए कि कौन से बिलिरुबिन का लेवल इसमें ज्यादा मिलेगा तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट, डायरेक्ट का इसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्री हिपैटिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहने का मतलब लीवर से पहले, यहाँ पर कहने का मतलब जहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हुआ था, आरबीसी का जहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ था, वहां से लेकर लीवर तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसके बीच में कोई रुकावट नहीं थी। ये लीवर के बाद में कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई थी, जिसके अंदर बिलिरुबिन रुक गया था। तो ये इसीलिए डायरेक्ट रुका है, या डायरेक्ट बिलिरुबिन का मात्रा ज्यादा बढ़ रही है, इसका लेवल ज्यादा बढ़ रहा है। नेक्स्ट एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, ये देखने को मिलेगा इसके अंदर पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट स्टेटोरिया, स्टेटोरिया मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ undigested fat into the स्टूल में अनडाइजेस्टेड फैट का दिखाई देना या अपीयर होना क्या कहता है, स्टेटोरिया। नेक्स्ट यहाँ पर जॉइंटिस के बारे में बात ही कर ली थी। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें पेन हो ही गया है, अब यहाँ पर बात करते हैं ब्लीडिंग टेंडेंसी। ब्लीडिंग टेंडेंसी कैसे, यहाँ पर देखा था जो बाइल होता है उसका काम होता है मोस्टली फैट का इमल्सिफिकेशन करना। जब तक फैट इमल्सिफाइड नहीं होंगे तब तक उसका जेजुनम में अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। अगर अब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो जो फैट सेलुलर विटामिन है, यानी ए, डी, ई, के, इनका लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर जो के होता है ये क्लोटिंग के काम आता है। अगर क्लोटिंग फैक्टर ये किसका, मोस्टली 2, 7, 9, 10, ये क्लोटिंग फैक्टर 2, 7, 9, 10 बनाने काम आता है। अगर ये क्लोटिंग फैक्टर पर्टिकुलर ब्लड में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, अगर ब्लीडिंग कहीं से हो रही है तो वो कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। इसलिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ब्लीडिंग टेंडेंसी देखने को उस पेशेंट के अंदर मिलेगी जिसके अंदर गॉल ब्लैडर का स्टोन है। ये होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर फीवर क्यों हो रहा है। अगर पेशेंट के अंदर कोलीलिथियासिस होने के बाद पॉलीसिस्टाइटिस भी हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, उस इन्फ्लामेशन के कारण क्या हो सकता है, फीवर आ सकता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर मर्फी साइन क्या होता है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर मर्फी साइन। इसके पहले वाले लेक्चर में बात की थी मर्फी ट्राइड अलग था, जो कि हमने अपेंडिसाइटिस में पढ़ा था। अपेंडिसाइटिस में मर्फी ट्राइड पढ़ा था, उसके अंदर देखा था फीवर हो रहा था, पेन हो रहा था, और उसके अंदर एक और देखने को मिला था, फीवर था, पेन था, और जो राइट इलियक रीजन था, राइट इलियक पोर्शन था, उसके अंदर क्या पेन उसके अंदर देखने को मिला था। ये सारी चीजें यहाँ पर बात करते हैं मर्फी साइन। मर्फी साइन क्या होता है,
पेशेंट को सुबाइन पोजीशन में लिटा करके अगर पेशेंट को पाल्पेट किया जाए एट द कौन से साइड पर, राइट अपर क्वाड्रेंट, पेशेंट को पाल्पेट किया जाए राइट अपर क्वाड्रेंट पर और उससे बोला जाए क्या करने के लिए, इंस्पायरेशन करने के लिए। या ऐसे कह सकते हैं, जब पेशेंट इंस्पायरेशन करता है उस टाइम पर अगर पाल्पेट किया जाए राइट अपर क्वाड्रेंट पर, उस टाइम अगर पेशेंट में पेन कॉज होता है तो ये क्या करेगा, मर्फी साइन। if patient is feel pain at right upper quadrant when examiner is palpated on right upper quadrant, जब कोई भी एग्जामिनर जब राइट अपर क्वाड्रेंट पर पाल्पेट करता है उस टाइम पर अगर पेशेंट इंस्पायरेशन करता है, अगर पेन फील होता है पेशेंट को, तो क्या होगा, पॉजिटिव मर्फी साइन। ये हो गया इसके अंदर मर्फी साइन देखने को मिलेगा। ये हो गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक मेजरमेंट में सबसे पहले देखेंगे, इसकी करेंगे यूएसजी, सीटी स्कैन ना करा के एक्सरे करा लें, एक्सरे, एमआरआई, इसके तीनों से मे भी कंफर्मेशन हो सकता है। और एक और प्रोसीजर करना है जिसे कहते हैं ERCP। ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। एक प्रोसीजर होता है, इसमें एक कैमरा लोडेड कैथेटर का उपयोग करके यूज करके माउथ के थ्रू इंसर्ट कराते हैं और माउथ के थ्रू इंसर्ट कराने के बाद ये एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी सिस्टम में जाते हैं, या कह सकते हैं माउथ से इंसर्ट करके पहले ड्यूडेनम, वहां से स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से इंटर करते हुए एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी सिस्टम के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर विजुअलाइजेशन करते हैं कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट और सिस्टिक डक्ट और ये पैनक्रियाटिक डक्ट और नेक्स्ट फाइनल गॉलब्लैडर। ये तो क्या करते हैं पर्टिकुलर इन सारी चीज को, यहां पर हमने क्या बोला, इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलिंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक कैथेटर का इस्तेमाल करके या यूज करके उसमें एक कैमरा लोडेड कैथेटर रहता है, उसको माउथ द्वारा इंसर्ट कराते हैं और ड्यूडेनम में जाता है। ड्यूडेनम के बाद एक्स्ट्रा हिपैटिक बिलियरी सिस्टम के अंदर जाने के बाद सबसे पहले किसका विजुअलाइजेशन करेगा, कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, उसके बाद गॉलब्लैडर। सबका ये क्या करता है, विजुअलाइजेशन करता है। इस प्रोसेस के द्वारा हम कहीं भी अगर स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है इसके अंदर तो हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ERCP से हम पर्टिकुलर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले CBC के अंदर ल्यूकोसाइटोसिस। इसके अंदर ल्यूकोसाइटोसिस में WBC की मात्रा ज़्यादा बड़ी मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है किसके कारण, अपनी कोलिलिथियासिस के कारण हो सकता है यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए, अभी जैसे कि डिस्कस किया था। उसी कारण क्या हो सकता है, ल्यूकोसाइटिस की यहाँ पर अमाउंट या बढ़ सकती है मात्रा। नेक्स्ट बात सकते हैं लिपिड प्रोफाइल अगर कराया जाए तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ सकती है। यहाँ पर बिलिरुबिन हो सकता है, बिलिरुबिन बढ़ा इसमें मिल सकता है। उसमें भी कौन सा बिलिरुबिन, इसमें डायरेक्ट बिलिरुबिन इसमें बढ़ा देखने को मिल सकता है। ये हो गए डायग्नोस्टिक कुछ मेजरमेंट। अब सीधा मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करना है, पेशेंट अगर हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के अंदर आता है तो सबसे पहले उस पेशेंट को आईवी फ्लूइड देना है। नेक्स्ट पेशेंट के अंदर या पेशेंट को क्या रखना है, नथिंग बाय माउथ, माउथ से कुछ नहीं देना है। कितने टाइम पहले, 6 to 8 आवर्स पहले कुछ भी नहीं देना है। और उसको फूड को नहीं देना है, ओरल से क्यों नहीं देना है, उसका रीजन ये है कि अगर
किसी भी फूड को अगर ओरल द्वारा दिया जाएगा तो क्या होगा, कहाँ पर जाएगा, ये स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद ड्यूडेनम में जाएगा। जब ड्यूडेनम में जाएगा तो यहाँ पर ड्यूडेनम में कुछ सेल पाई जाती हैं जो होती हैं आई सेल, या यहाँ पर होती है एस सेल। आई सेल, एस सेल क्या निकालती हैं, जो एस सेल होता है ये निकालती है सीक्रेटिन, सीक्रेटिन का सीक्रेशन करती है। ये आई सेल होती है सी के कोलिसिस्टोकाइनिन होती है। ये क्या करती हैं, पर्टिकुलर इनका एक्शन होता है कोलेगॉग या कोलिनेक्टिक एक्शन होता है, और ये जाकर के गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेंगी, यानी काम करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर खाना खाया गया है, यहाँ पर फूड डाइजेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसको स्टिमुलेट करेंगे। किसको किसको स्टिमुलेट करेंगी, ये लीवर को और गाल ब्लैडर को स्टिमुलेट करेंगे यहाँ पर पर्टिकुलर सिक्रेशन देने के लिए। तो क्या होगा, जब ये गाल ब्लैडर काम करेगा, जब गाल ब्लैडर काम करेगा तो वहाँ पर पेन कॉज होगा, इसीलिए हम ओरल से कुछ नहीं देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें पेन के लिए मेडिसिन देंगे मेप्रिडिन, इसमें टैबलेट देंगे किसके लिए, पेन के लिए। और इसमें मॉर्फिन सल्फेट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, इसमें मॉर्फिन सल्फेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, किसी भी अगर कोई ये मेडिसिन नहीं देंगे। ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सीधा सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि यहाँ पर और स्पेशल कोई इसके लिए इलाज नहीं है। यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है तो इसके अंदर क्या दे सकते हैं, इसके अंदर हम एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। बुखार है तो उसके लिए सिम्टोमेटिक क्या दे सकते हैं, पीसीएम दे सकते हैं, एंटीबायोटिक दे सकते हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर 2 सर्जरी होती है जिसका नाम है कोलिसिस्टेक्टोमी, नेक्स्ट होता है कोलिसिस्टेक्टोमी। इसका मतलब होता है, कोलिसिस्टेक्टोमी का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ गाल ब्लैडर। क्या करते हैं इसके अंदर, कोलिसिस्टेक्टोमी मतलब होता है गाल ब्लैडर को ओपन करके इसके अंदर का पर्टिकुलर स्टोन जो फॉर्मेशन हुआ है इसको आउट किया जाए, आउट करके इसको फिर से क्लोज कर दिया जाए। इस सर्जरी को हम क्या कहते हैं, कोलिसिस्टेक्टोमी कहते हैं। कोलिसिस्टेक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ गाल ब्लैडर। पूरे गाल ब्लैडर को अगर रिमूव कर दिया जाए तो कौन सी सर्जरी कहलाती है, कोलिसिस्टेक्टोमी कहलाती है। ये दोनों सर्जरी हो गए, इसको परफॉर्म नॉर्मली कोलिलिथियासिस के अंदर करते हैं। क्यों यहाँ पर मोस्टली ये ज्यादा उचित है, क्यों, क्योंकि अगर एक बार फॉर्मेशन स्टोन का हुआ है तो क्या ऐसा सर्टेन है, निश्चित है कि आगे नहीं होगा। यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, यहाँ पर अगर स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है तो हो सकता है आगे भी इसकी संभावना है। तो यहाँ पर पूरे क्या कहते हैं गाल ब्लैडर को यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 50 से 70 ml ही केवल यहाँ पर स्टोरेज होता है। अगर यहाँ पर ना भी हो तो खास कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पड़ता जरूर है लेकिन यहाँ पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इसके पूरे गाल ब्लैडर को निकाल देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डाइट में मैनेजमेंट कैसे करेंगे। डाइट क्या देंगे, जब ये परफॉर्म सर्जरी हो जाएगी उसके बाद पेशेंट को एडवाइस देंगे कि वो क्या ले, लो फैट डाइट को थोड़ा सा कम ले, क्योंकि इमल्सिफिकेशन जहाँ पहले 100% हो रहा था, यहाँ पर इसके निकाल देने से, यानी गाल ब्लैडर निकाल देने से कुछ ना कुछ जरूर फर्क पड़ेगा। हो सकता है 80 ही 70% अब इमल्सिफिकेशन हो, तो यहाँ पर लो फैट डाइट देंगे। यहाँ पर नेक्स्ट हाई प्रोटीन डाइट, यहाँ पर हाई प्रोटीन डाइट देंगे। ये इसके क्या हो गए, पर्टिकुलर इसके मैनेजमेंट हो गए। और यहाँ पर एक और टॉपिक है जो होता है कॉम्प्लिकेशन। अगर ये टाइम से अगर ऑपरेट नहीं किया जाए तो इसमें कौन कौन सी संभावना हो सकती है कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले गाल ब्लैडर परफोरेशन, स्टोन बनने के कारण जो यहाँ की दीवार हो सकता है परफोरेट हो जाए। परफोरेट होने के बाद इसमें का सारा मटेरियल किसमें आ जाए, या इसमें जो बैक्टीरिया का ग्रोथ किए हैं और सारा इसके अंदर का जो भी कंटेंट है किसमें अंदर आ जाए, पेरिटोनियम कैविटी में आ जाए। अगर वहाँ इंफ्लेमेशन, वहाँ इन्फेक्शन हो जाए, उसे कहते हैं पेरिटोनाइटिस या एसाइटिस। नेक्स्ट हो सकता है पैनक्रियाटाइटिस। ये दोनों कॉम्प्लिकेशन कोलिलिथियासिस वाले पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। आशा करता हूं कि इस लेक्चर के अंदर जो कुछ भी पढ़ाया गया है आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट करें।
और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।